जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अली मैथ रिसर्च सेंटर में। आज एलसीएम और एचसीएफ के अगले अध्याय की बात करने वाले हैं, मतलब अगले पार्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा मासा निकालने में क्रम से अंतिम भाजक 12 और ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 2, 3 आता है, तो बताइए वह संख्याएं क्या है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा मासा। देखो, भाग विधि का मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं भी संख्याओं का, जैसे हम अगर ये कहें कि 12 का और मेरे भाई 15 का हमें एचसीएफ बताना है, 12 15 का हमें ऐसे बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं भैया ऐसा करो, 12 को बाहर रख के और 15 को अंदर रख दो और इनका भाग विधि के द्वारा मासा पता करो। तो 12 एकम 12, ठीक है, बचा आपका कितना 3। अब देखो ये जो 3 है ये तो हमारा रिमाइंडर है, लेकिन जो भाग विधि के द्वारा हम लोग निकालते हैं तो इस 12 को हमें फिर यहाँ रखना पड़ेगा। तो 3 चौको 12, ठीक है, यानी पूरा का पूरा चला गया। और जब पूरा का पूरा डिवाइड होगा तो जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। और यहाँ पे जो 4 है ये मेरा भागफल होगा। क्या होगा बेटा? ये भागफल होगा, ठीक है। और ये जो है हमारा 12 ये हमारा भाज्य होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके चले, अब यहाँ पे समझने की बात है, क्योंकि इस सवाल को नीचे से ऊपर क्यों लेके जाना उसने बोला है। कह रहा है कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लेके चलिए, ठीक है, ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः ये आता है। तो हम क्या करें, हम इस सवाल को नीचे से ऊपर लेके चलेंगे। जैसे अगर 12 पता करना है तो हम ऐसा करें कि भाजक का और भागफल का मल्टीपल कर दे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला भी आपका निकल के ये आता है कि जो भाज्य बराबर होता है, बात को समझना, जो भाज्य बराबर होता है वो होता है बेटा भागफल गुणा में आप रख सकते हैं भाजक, या आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, या कह सकते हो भाजक गुणा भागफल, और बराबर में प्लस में हो जाएगा हमारा शेषफल। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भाज्य की संख्या मिलती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें भाज्य की संख्या प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस 3 का गुणा 4 में कर दें तो 12 मिला। अब इस 12 को उठा के आप यहाँ रख दो, कुछ नहीं करना है, 12 एकम 12, ठीक है। और ये जो आपका है इसको आप जोड़ दो, यानी जो इसका शेषफल होगा और इसका भाजक होगा, इनको अगर जोड़ दें, जैसे 12 गुणा 1 और प्लस में 3, इसका मतलब कितना मिल गया 15। यानी ये अब संख्या हमें कितनी मिल गई, ये 15 मिल गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, या भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो इस सवाल को इसी प्रकार से ये सवाल लगेगा। तो देखो सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो भाई देखो, अगर इसमें 3 भागफल दिए हैं तो आपको बिना सोचे समझे इस प्रकार के 3 स्ट्रक्चर बना लेने हैं, जैसे कि भाग दिया जाता है। ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो अंतिम भाजक जो है वो 12 है, यहाँ पे आप 12 रख दीजिए क्योंकि भाजक यहाँ रखा जाता है। भागफल यहाँ से रखिए इधर से, तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया और आपका 3 ये हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अगर हमें ये नंबर चाहिए भाज्य का, तो आप ऐसा करिए कि अगर हम 12 का गुणा 3 में कर दें, ठीक है, प्लस करने के लिए कुछ है नहीं, भाज्य बराबर हो गया भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। तो 12 की यहाँ 36 मिला। क्या मिला? 36 मिला। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इस 36 को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे। इस 36 को उठा के हमने रखा इस जगह पे। अब ये पता करना है कि भाज्य हमारा क्या होगा। तो भाज्य को पता करने के लिए लिख सकते हैं 36 गुणा 2 और प्लस में 12। तो 36 दूनी 72, और 72 में जब 12 ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा 84। ये जो 84 है ये आपका भाज्य है। अब ये जो भाज्य है इसका भाजक होगा। तो यहाँ पे उठाया हमने 84 रखा। अब हमें चाहिए भाज्य, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में आपका शेषफल। तो शेषफल कौन सा होगा हम ये भी बता देंगे। इसका जो भाजक है वो इसका शेषफल होगा। तो शेषफल कितना हो गया आपका 36।
तो 84 गुणा 3 252 और 252 प्लस 36, ठीक है। ये हो गया आपका 252 और प्लस में 36 मतलब 8, 8 और 2, यानी कि हमें इसका जो भाज्य मिला वो मेरे दोस्त कितना मिला 288। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब 84 का भाग देना तो 3 बार जाएगा, जो आपका बचेगा वो शेषफल होगा, यानी इसका शेषफल तो इसका होगा भाजक, इसका शेषफल तो भैया इसका हो जाएगा भाजक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वही प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमें वह संख्या बतानी है, ठीक है। वह संख्या जैसे अब ए में ऑप्शन जैसे दिया है आपका 84 और 36, तो भैया आप जानते हैं भली भांति कि हमें संख्याएं बतानी थी। तो संख्या बतानी कौन सी थी, एक तो भाजक वाली ये और एक ये भाजक वाली, तो 84 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल एक और बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल लेके चलो। अगला सवाल देखो क्या है, करा है कि दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा मासा निकालने में क्रम से अंतिम भाजक 35 है। देखो लैंग्वेज वही है, बस सवाल में संख्याएं चेंज की गई है। अब इसके जो भागफल निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं, उनके भागफल हैं 4, यानी 2, 2, 1, 3, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले अगर यहाँ पे भागफल 4 हैं तो ऐसा करिए आप इन स्ट्रक्चर को बना लीजिए, आपको भी 4 बनाने हैं, ठीक है। देखो जो अंतिम भागफल है वो इसका 3 है, फिर इसका 1 है, इसका 2 है और इसका बेटा 2 है। बताइए वह संख्या क्या है जब अंतिम भाजक इसका 35 हो, और भागफल तो आपको दे दिए गए। अब अगर मुझे ये नंबर पता करना है तो हमने आपको ये चीज बताई है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप कह सकते हो 35 गुणा 3 मतलब यहाँ कितना मिल गया 105। इसका जो भाज्य होगा वो इसका भाजक होगा। तो आप आ जाइए आगे, यहाँ पे रखें 105, कितना रखना है 105। अब अगर हमें ये नंबर चाहिए ये वाला, यानी भाज्य का नंबर चाहिए, तो आपको पता है कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है, आपने पहले भी लिखा है भागफल, और गुणा में लिख सकते हैं बेटा शेषफल, और प्लस में सॉरी भाजक बराबर होता है, सॉरी भाज्य बराबर, ठीक है, हाँ भाज्य बराबर ही था। भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में आपका होगा शेषफल। तो अब ये नंबर जो चाहिए है तो इसका मतलब ये है कि 105 का गुणा 1 में करा के प्लस कर दो 35, तो ये हो जाएगा आपका 140। तो हमें जो भाज्य मिला वो मेरे दोस्त कितना मिला 140 मिला। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो 105 बार जाएगा, और जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा कितना 35, यानी इसका शेषफल जो है, ठीक है, इसका यानी इसका जो शेषफल है इनका भाजक होगा। बात को समझना। अब हमें ये नंबर पता करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इस 140 को उठा के आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब ये नंबर पता करना है, भाज्य पता करना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। तो आप लिखेंगे 140 गुणा 2 और प्लस में 105, तो ये हो गया 280, और प्लस में 105 अगर करेंगे तो हमें ये पता है कि ये हो जाएगा आपका 385। कितना मिला बेटा, ये मिल गया आपको 385, ठीक है। वही हमने कर दिया, भाज्य बराबर कर दिया भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए, अब हमें चाहिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो जो बाहर का नंबर है, बात को समझना, जो बाहर का नंबर है वो होगा डायरेक्ट आपका 385, ठीक। अब हमें ये नंबर चाहिए, अगर ये नंबर चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें यही नंबर पता कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक और गुणा में भागफल और प्लस में बेटा शेषफल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक थी। तो ऐसा करिए कि 385, ठीक है, 385 का गुणा करा दीजिए आप 2 में और प्लस करना आपको 140। तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 5 दूनी 10 का 0, 1
8 दूनी 16, 17 की 7 और 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब मिला कितना 770। कितना मिल गया भाई? हमें मिल गया 770। अब 770 में 140 आप ऐड करेंगे, यानी 770 में 140 जब जोड़ेंगे 0 7 4 11 1 7 4 7 1 8 और 1 9, यानी ये नंबर मिल गया हमको कितना 910। अब ये नंबर 910 है। अब उसने पूछा है कि बताइए वह संख्याएं क्या हैं। तो अंतिम भाजक तो हमें पता है कि 35 है और बाकी 105 140 385 है। तो वो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं आपकी कुछ इस तरह हैं कि पहली संख्या है आपकी 385, फिर दूसरी संख्या है आपकी 140 और फिर तीसरी संख्या है आपकी 105। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को किया जाता है। एक और ऐसा ही सवाल लेंगे लेकिन वो थोड़ा सा सवाल हटके है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है। जैसे कि सवाल है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक जो है वो 105 है। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना, किसका किसका? भाज्य का और भाजक का। तो अगर भागफल इसने 3 दिए हैं, ठीक है, तो आपको सेम स्ट्रक्चर में 3 ये बनाने हैं ऐसे करके। ठीक, अब क्या करना है, आपको अंत से इनको रखना है, यानी 2 को सबसे नीचे, 8 को और फिर बचा आप 1 को। और इनका जो भाजक है मेरे बच्चे, इनका भाजक दिया है 105। ठीक है, अगर हमें भाज्य पता करना है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो इन दोनों का गुणा कर दें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 210। कितना मिला? 210 मिला। और इसका जो भाज्य है इसका भाजक होगा, तो यहाँ पे इसका जो भाजक होगा वो होगा बेटा कितना? 210। अब अगर हमें ये नंबर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करें कि वही भाज्य बराबर पता कर लें। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ये शेषफल 150 हो गया। तो अब यहाँ हो जाएगा 21 8 यानी 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 1680 में आपको 105 ऐड करना है। 5 सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 13 की 3 मतलब 1 6 1 7 और 1 8 और यहाँ हो गया 1830। बोलो यहाँ पे कितना मिल गया हमको? हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 168 में जब 150 को हम ऐड करेंगे तो 0 8 5 13 की 3, ठीक है, 6 1 7 7 और 1 8 और 1 1 8, यानी यहाँ पे नंबर मिल गया हमको कितना? 1830। यानी ये नंबर अगर 1830 है तो अब ये 1830 को अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, यहाँ पे 1830 को, तो आप ये कहेंगे कि भैया अगर हमें ये नंबर फिर चाहिए तो क्या करना है? सबसे पहले आप 1830 का गुणा करा दो 1 से और प्लस में रख दो बेटा 210। तो ये हो गया 1830 और 210, इनका ऐड करिए 0 4 10 1, यानी हो गया मेरे भाई कितना? 2040। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर मिल गया हमको 2040 तक, यानी सारे के सारे नंबर हमने पता कर लिए। ठीक है, एक बार और इनका चेक कर लें। यानी कि 210 गुणा 8 और प्लस में 105। 8 का शून्य 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 168 में 105 करना है, सॉरी यहाँ पे 150 कर दिया, यहाँ पे 105 करना है, ऐड करना है 105। यहाँ जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पे 8, यहाँ 7 और यहाँ 1, यानी मिला कितना हमें? 1785। यानी इसके स्थान पे हमें रखना है 1785
तो यहाँ पे भी हमारा 1785 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1785 होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें ये नंबर पता करना है तो आप 1785, ठीक है, 1785 का गुणा 1 में करके और प्लस कर देना आपको 210। तो ये 1785 एकम 1785 रहेगा और प्लस में ये हो जाएगा आपका 210, यानी 5 9 और 7 2 9 और 1, यानी हमें यहाँ का नंबर मिल गया 1995। अब उसने हमसे ये पूछा है कि कह रहा है कि यदि भाजक और भाज्य, भाजक हो गया हमारा 1785, ठीक है, भाजक कितना हो गया हमारा, भाजक हो गया हमारा 1785 और प्लस में भाज्य की वैल्यू, भाज्य कितना है आपका दिया है 1995। इनको जब जोड़ेंगे 0, ठीक है, और 8 16 17 1 18, 18 की 8 मिला 1, 9 7 16, 16 और 1 17 की 7, यहाँ 1 2 और ये 3, यानी नंबर मिल गया हमें 3780, जो कि हमारा पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ऐसे सवाल को कर सकते हो, ये टाइप हमारा खत्म हो गया। अगला सवाल है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके गुणनखंड संभव नहीं होते हैं, यानी ऐसी संख्याओं के जिनके गुणनखंड संभव नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो 5 13 17 7 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं और कह रहा है वो आरोही क्रम में होनी चाहिए। तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े की ओर संख्याएं होनी चाहिए। कह रहा है कि उनमें पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? चलिए, तो 4 संख्याएं दी हैं, तो हमने 4 संख्याएं पहले कह दी कि A, B, C और D है। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है, इन संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है, यानी A गुणा B गुणा C। इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये 3 संख्याएं, ठीक है, A से लेके C तक, यानी 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया गया है मेरे भाई कितना, 385। ठीक है, और लास्ट की जो 3 संख्याओं का गुणनफल है, मतलब B से लेके D तक, यानी B गुणा C और गुणा D, इनका जो गुणनफल है वो 1001 है। तो ये हमें अब एक ऐसा नंबर पता करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, इन संख्याओं में एक ऐसा नंबर पता करना है जो इनको डिवाइड कर सके, मतलब हमें HCF पता करना है। तो 385 1001 का जो HCF होगा वो होगा आपका 77। ठीक है, 77 होगा। अब इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमने D कह दी और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हमारी A होगी। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर हम यहाँ से A या D को पता करें, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम छोटी संख्या का पता कर लेते हैं कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमें ये पता है कि A गुणा B गुणा C और इनका जो सबका मान दिया है, ठीक है, यानी कि इनका सबका मान पहली वाली A गुणा B गुणा C बराबर दिया है 385। तो अगर हम 385 में 77 से भाग लगा दें, ठीक है, 385 में अगर हम 77 से भाग लगा दें तो हमें वो मान मिलेगा B गुणा C का, क्योंकि हम A पता कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मान मिलेगा B गुणा C का। तो मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि B गुणा C बराबर लिखेंगे 385 और बटे में 77, 385 बटे में 77। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि मतलब सॉरी, अगर B गुणा C को हम 77 रखें, ठीक है, हमें कौन सा नंबर पता करना है, हमें पता करना है A, तो लिख सकते हैं A गुणा 77 बराबर 385। ठीक है, तो A बराबर हो गया आपका 385 के बटे में 77, यानी B गुणा जो C है वो आपका 77 है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो
यहाँ पे b गुणा सी है, यहाँ पे b गुणा सी है, तो इनका कॉमन निकल के आया b गुणा सी। और ऐसे ही 1001 और 385 कॉमन है 77, यानी ये कॉमन संख्या है तो b गुणा सी भी कॉमन है। तो हमने a गुणा 77 बराबर 385, a बराबर आ गया मेरा 5। a बराबर कितना आ जाएगा, 5 ही कट जाएगा। तो हमें ये पता चला कि छोटी संख्या हमारी 5, ठीक है। छोटी संख्या अगर हमारी 5 है, लेकिन सवाल हमसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी हमें संख्या बतानी है। तो जब भी सवाल सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है आपको, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि अगर हम इसके स्थान पर मान रख दें b गुणा सी का, तो d सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अगर b गुणा सी गुणा d जो दिया है, ठीक है, ये दिया है टोटल 1001, तो b गुणा सी का मान तो हमें पता है कि b गुणा सी हमारा कितना है, 77 है। तो b गुणा सी अगर हमारा 77 है तो हम लिख सकते हैं 77 गुणा d बराबर में 1001। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 1001 बटे में 77, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें मिल गई 13, और 13 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे b होगा। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने किया क्या है कि 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याएं सब गुणनफल में दी हैं। हमने बड़ी संख्या को d माना और छोटी संख्या को a माना, और पहली 3 संख्याओं का जो मल्टीपल है वो 385 है, और अंतिम 3 संख्याओं का मल्टीपल 1001 है। हमने इनका और इनका लिया सबसे पहले एचसीएफ, और एचसीएफ नंबर ही हमारा कॉमन नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे b गुणा सी और d गुणा सी यहाँ पे कॉमन हो गया। तो हमने इनको जब बाहर निकाला, हमें पहले छोटा नंबर हमने पता कर लिया कि छोटा नंबर अगर पता करना है तो हम इस मान में रख दें, छोटा नंबर a होगा, तो a गुणा b गुणा c बराबर 385, ठीक है। हम a पता कर रहे हैं छोटा नंबर। हमें ये भली भांति पता है कि अगर यहाँ पे कॉमन 77 है तो यहाँ पे कॉमन b गुणा c है, तो b गुणा c के स्थान पे हम 77 को रख सकते हैं। तो a गुणा 77 बराबर 385 हो गया, तो a बराबर हो गया 385 बटे 77, तो a बराबर निकल के आया 5। तो सबसे छोटा नंबर हमें 5 यहाँ से पता चला, बट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं छोटा नहीं बताना है, हमें बड़ा नंबर बताना है। तो बड़ा नंबर पता करने के लिए हम इसी प्रकार से हम बड़ा नंबर भी पता कर सकते हैं, यानी b गुणा c गुणा d बराबर दिया है 1001, और b गुणा c का मान तो 77 हमें पता ही, और गुणा में d बराबर में 1001, तो d बराबर निकल के आया हमारा 13। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 13 और सबसे छोटा नंबर हो गया 5, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 2 दांतेदार पहियों की त्रिज्याएं क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, दोनों आपस में सटकर चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाए तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो भाई, हमें ये पता है कि एक तरफ पहिया लगा है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है, और दूसरी तरफ पहिया लगा है 30 सेंटीमीटर का, और ये जो पहिया है वो एक दूसरे के बराबर है। कह रहा है कि बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाता है। अब इनमें से जो बड़ा पहिया होगा, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी, उसका मान भी बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं उसने बोला है कि 15 चक्कर लगाता है, तो हमें ये पता करना है कि छोटा वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। लो खत्म हो गया सवाल। तो भैया 50 गुणा 15, या आप कह सकते हो 15 एकम 15 और 15 का दूना 30, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 चक्कर बराबर 50 है, तो भाई 1 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितने चक्कर लगेंगे, हम कह सकते हैं 25, और ये इसका आंसर खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, उसी तरह सवाल है, कह रहा है कि 2 पहिया की त्रिज्याएं हैं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो हमें ये पता है कि इनमें जो बड़ा पहिया होगा वो 30 सेंटीमीटर का होगा, और जो छोटा वाला पहिया होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो कह रहा है कि दोनों आपस में सटकर चल रहे हैं। बड़ा पहिया प्रति मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट में लगाया गया चक्कर 30 चक्कर का, ठीक है, 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि बड़ा वाला पहिया प्रति मिनट अगर 75 चक्कर लगाता है,
ठीक है। तो छोटा वाला पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो सबसे पहले हम इनका मान 1 मिनट का निकाल लेते हैं कि ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये 75 प्रति मिनट है तो ये भी 1 मिनट के हिसाब से निकाल लो। तो 25 एकम 25 और 25 तिहाई 75 और 30 तिहाई 90, हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 90 चक्कर लगाएगा। तो अगर बड़ा वाला पहिया 1 मिनट में 90 चक्कर लगाता है तो हमें ये पता करना है कि सॉरी ये जो निकल के आया ये निकल गया है छोटे वाले पहिए का। तो जो छोटा वाला पहिया अगर 12 में पूछा जाए, अगर 1 मिनट में 90 चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में कहीं ना कहीं 1080 चक्कर लगाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये देखो। कह रहा है कि 3 खेतों के क्षेत्रफल, ठीक है, 3 खेतों के जो क्षेत्रफल हैं वो क्रमशः 165 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 165 मीटर स्क्वायर और 285 मीटर स्क्वायर, 285 मीटर स्क्वायर और दिया है 195 मीटर स्क्वायर। इसमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया है प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, अब चौड़ाई जो दी है वो दी है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर दी है। ठीक है, चौड़ाई है इसकी 3 मीटर और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से पता करें तो हमें लंबाई के हिसाब से बताना, क्योंकि लंबाई क्या होगी। तो लंबाई को हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग 165 और 285 और 195 का मेरे भाई HCF ले लें, ठीक है, इनका अगर हम HCF ले लें यानी कि 195 और कामा 285 और कामा 195 यानी 165 285 195 का HCF जो होगा मेरे भाई HCF होगा इनका 15। अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और इसमें चौड़ाई इसकी दी गई है। अब हमें अगर लंबाई पता करना है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई है और हमें चौड़ाई दी लंबाई पता करना, तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो लंबाई डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो जो लंबाई के बराबर होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इन सभी का जो क्षेत्रफल है, कॉमन नंबर है, वो कितना है 15। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई दी है वो दी है 3। अगर हम इसका भाग लगा दें तो हमें ये पता चलेगा कि प्रत्येक क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कितना, 5 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोलो, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सवाल है कि 200 से 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से विभाजित हैं। तो देखो भाई, इस सवाल को करने के लिए आसान सा तरीका है, ठीक है, हालांकि वो इस सवाल को बच्चा छोड़ देता है, लेकिन आपको करना कैसे ये देखो। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें 3 और 4 और 5 का लेना है एलसीएम। ठीक है, 3, 4, 5 का, और आपको ये पता है कि इसमें 2 संख्याएं विषम है और 1 संख्या सम है, तो इनका आपस में मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। तो 5 चौको 20 और 20 3 60, यानी इनका तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 60। जब भी ऐसा सवाल है आपको यही करना है। फिर क्या करना है, इसके बाद में आप 200 में भाग लगाओ पहली संख्या का, मतलब 60 का, तो ये लगभग में निकल के आता है 6 तिहाई 18, यानी कि 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं 200 में से 3 है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करना है, 600 में आप 60 का भाग लगा दो, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 600 में 10 ऐसी संख्याएं लगभग में जो 60 से विभाजित हैं, ठीक है, जिनका पूरा का पूरा भाग चला जाए, शून्य शेषफल बचे। अब यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 10 आया, इनमें 10 में से 3 आपका चला जाएगा, डिवाइड होगा, तो बचा कितना, 7। आपको ऐसे करना है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे एक और सवाल इसी में दिया है, जैसे सवाल है 300 से 800 के मध्य, इसी में एक सवाल और हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा ना।
अच्छा, आगे सवाल इसी प्रकार का है, जैसे सवाल लिखा है 300 और 800 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाजित हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को 3, 4, 5 का एलसीएम लेना है, जो कि अभी आपने लिया था। इनका एलसीएम निकल के आया 60। ठीक है, सवाल नंबर 9 देख रहे हैं। तो क्या करना है, 60 जो निकला है, आप ऐसा करिए कि 300 में दे दीजिए पहले 60 का भाग। तो लगभग में ऐसी संख्याएं निकल के आती हैं, अप्रोक्स में ऐसी संख्याएं निकल के आती हैं जो 60 से पूर्णतः डिवाइड होंगी। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 300। ठीक है, यानी 60 का जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो लगभग में ऐसी 5 संख्याएं हैं जो 60 से पूर्णतः विभाजित हैं 300 में से। आगे संख्याएं दी हैं 800 में फिर भाग लगाना आपको 60 का। तो ये जो डिवाइड करने पर आएगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6 बचा कितना आपका, यहाँ पे 2 0 और 6 तिहाई 18। तो यहाँ पे 800 में 13 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 60 से भाग देने पर मेरी 13 संख्याएं बचती हैं, मतलब लगभग में। ठीक है, जो शेष बच रहा उससे कोई मतलब नहीं, इसको आपको छोड़ देना। तो अब क्या करना है, 13 में से आप 5 को घटा देना। आप ये कहोगे भैया ऐसी कितनी क्लियर संख्याएं हैं जो 60 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो वो संख्याएं हैं 8। ठीक है, एक और जैसे इसी पे ही सवाल लेते हैं, एक अच्छा सा। जैसे लिखा है आपका 300 से 800 के मध्य, या इस नंबर को चेंज कर दें या फिर इसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया गया है आपका 4, यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 4 की 4 से विभाजित है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, हालांकि तरीका वही रहेगा। ठीक है, तरीका वही रहेगा आपका। जैसे लिखा है 300 से 800 के मध्य, तो क्या करना है, सबसे पहले जब एक संख्या ये दी गई हो तो आप 800 में 300 को माइनस करो। जब 300 को माइनस करोगे तो आएगा कितना आपका 500। कितना आया, 500। अब 500 में आपको भाग लगाना है कितने का मेरे भाई, 4 का, क्योंकि 4 से विभाजित है। तो जैसे ही भाग दोगे तो आप कहोगे पूरा का पूरा भाग चला गया, तो इसका जो आंसर आया वो 125 आया। बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे एक और इस पे सवाल लेते हैं, हालांकि इस पे सवाल एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। जैसे हमने ये लिखा कि यहाँ लिखा है 400 और यहाँ पे लिखा है मेरे भाई 1000। ठीक है, के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 5 से डिवाइड जाना चाहिए उनका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 में से माइनस करना आपको 400 और बचा कितना आपका 600। अब विभाजित किससे करना है, कह रहा है कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें आपको 5 से भाग देना। तो जैसे ही भाग दोगे तो आपका आएगा 120। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 120 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको ढेर सारा प्यार दें, और चीज़ें अगर आपको या क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हो कि हाँ भैया हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।